To my channel English Linguistics and Literature with Sanam. Today we are going to discuss our chapter number 10, that is some historical facts about Old English. कि Old English के बारे में हम कुछ तारीखी हकायक पढ़ेंगे. टॉपिक नंबर 46 इज़ द नेम्स इंग्लिश इन इंग्लैंड, यानी कि ये जो नेम है इंग्लिश और इंग्लैंड ये किस तरह से वजूद में आए. द सेल्ट्स कॉल्ड देयर जर्मैनिक कंकरर्स सैक्सन्स इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि जो सेल्ट्स से आपको पता है कि जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन एंग्लो सैक्सन्स के आने से पहले इंग्लैंड में सेल्टिक एक ट्राइब था, वो रहता था, उनको सेल्ट्स कहा जाता है. तो उनका ये ख्याल था कि जो उनके ऊपर जर्मैनिक कंकरर यानी कि जर्मैनिक ट्राइब जिन्होंने उनको फ़तह किया है उनके इलाके को, तो उनको सैक्सन्स कहा जाता है. प्रोबेबली बिकॉज दे हैड their first contact with the Germanic people through the Saxons raids on the coast, because वो लोग जिन्होंने सबसे पहले उनके जो साहली इलाकों के ऊपर जो कब्ज़ा किया था या उनके ऊपर उनके इलाके की को फ़तह करने की कोशिश की थी वो जर्मैनिक पीपल ही थे. तो अर्ली लैटिन राइटर्स जो इब्तदाई जो लातीनी राइटर्स हैं वो भी ये कहते हैं कि सेल्टिक्स को फॉलो करते हुए ये बात करते हैं कि द जर्मैनिक इन्हेबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड सेक्सन्स एंड द लैंड सेक्सोनिया, के जो जर्मैनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसके ऊपर हमला किया था और फिर उनको उसको फ़तह कर लिया था, तो उन कबाइल को जो है वो सेक्सन्स कहा जाता है और वो जिस ज़मीन से आए थे उसको सेक्सोनिया कहा जाता है. बट सून द टर्म्स एंग्ली और एंड एंग्लिया अकर बिसाइड सेक्सन्स, और लेकिन जल्द ही जो है वो एंग्ली सेक्सन्स के अलावा एक और टर्म यूज़ होने लगी जो कि एंग्ली और एंग्लिया थी. एंड रिफर्ड नॉट टू द एंजल्स, यानी कि ये एंजल्स वाली एंग्लिया एंजल नहीं थी, यानी कि इसको एंजली और एंजलिया नहीं कहा जाएगा बल्कि एंग्ली और एंग्लिया कहा जाएगा, बिकॉज ये एंजल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही यहाँ पे इंडिविजुअली बट टू द वेस्ट जर्मैनिक ट्राइब्स जनरली. लेकिन क्यों, बल्कि ये जनरली जो वेस्ट जर्मैनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने इंग्लैंड को कंकर किया था, फ़तह किया था, उनके लिए ये टर्म यूज़ हुई है एंग्ली और एंग्लिया. एथलबर्ट किंग ऑफ कैंट इज़ स्टाइल्ड रेक्स एंग्लोरम बाय पोप ग्रेगरी 601. अब यहाँ पे जो एक ये जो किंग है एथलबर्ट, ये बेसिकली एंग्लो सैक्सन किंग था और ये किंग ऑफ कैंट था, यानी कि कैंट जो सिटी था उसका किंग था, सॉरी कंट्री. इस ट्रायल रेक्स एंग्लोरम, इसने एक उसके ज़माने में जो पोप ग्रेगरी था, ठीक है, उसने एक बहुत बड़ी पिक्चर डिज़ाइन की थी जिसको रेक्स एंग्लोरम कहा जाता है. ये बेसिकली जो भी किंग होता था उसका एक प्रॉपर पिक्चर या इमेज बनाई जाती थी और ये पोप ग्रेगरी ने इन 601 इसमें इसको स्टाइल किया था. अ सेंचुरी लेटर बीट कॉल्ड हिज हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम. अब बीट की जो पोएम थी, बीट सबसे पहले इसकी पोएम का नाम था एक्लेसियास्टिकल हिस्टोरिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल. बाद में इस 100 साल के बाद उसका नाम चेंज करके ये रखा गया हिस्टोरिया एक्लेसियास्टिका जेंटिस एंग्लोरम. इन टाइम एंग्ली एंड एंग्लिया बिकम द यूजुअल टर्म्स इन लैटिन टेक्स्ट. तो ऑब्वियसली जो जर्मैनिक ट्राइब यानी कि एंग्लो सैक्सन ट्राइब थे वो लैटिन को अपने साथ लाए थे, तो उनकी जब जो लैटिन टेक्स्ट था उसमें जो टर्म यूज़ हुई वो एंग्लिया और एंग्लिया कॉमनली यूज टर्म्स थी. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर राइटर्स इन द वर्नाकुलर नेवर कॉल देयर लैंग्वेज एनीथिंग बट इंग्लिश, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो जो वर्नाकुलर जो आम ज़बान के जो राइटर थे, ठीक है, उन्होंने अपनी ज़बान को और कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने शुरू से ही अपनी ज़बान को इंग्लिश यानी कि इंग्लिश का नाम दिया. सो द वर्ड इज़ ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ द एंगल्स, ठीक है, एंगल यानी कि स्पेलिंग तो ये एंजल्स के हैं लेकिन ये इसको पढ़ा जाता था एंगल, बट इज़ यूज्ड विदाउट डिस्टिंक्शन फॉर द लैंग्वेज ऑफ ऑल द इन्वेडिंग ट्राइब्स. लेकिन जितने भी इन्वेडिंग ट्राइब्स थे उन सब की ज़बान को एंगल्स ही कहा जाता था, चाहे उनकी ज़बान कोई भी होती हो. इन लाइक मैनर द लैंड एंड इट्स पीपल आर अर्ली कॉल्ड एंगल सिम, यानी कि एंगलर किन और रेस ऑफ द एंगल्स एंजल्स. अब ये जो थे जितने भी जो बाहर से हमला आवर थे ना, ठीक है, जो उसके और उस लैंड के उस ज़मीन के ऊपर जो शुरू शुरू में रहने वाले लोग थे ना, उन्होंने जो बाहर के जितने भी हमला आवर थे उनको वो कहते थे एंगल सिन
या एंगलकैन, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल ठीक है। एंगलकैन, ये एंगलसेन उनको कहा जाता था, ठीक है, या फिर उनको एंगलसेन या एंगलकैन, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी बिल्कुल ठीक है। एंगलकैन, ये एंगलसेन उनको कहा जाता था, ठीक है, या फिर उनको रेस ऑफ एंजल्स कहा जाता था। एंड दिस इज़ द कॉमन नेम अनटिल आफ्टर द डैनिश पीरियड, ठीक है। तो जो डैनिश डायनेस्टी थी, डैनिश पीरियड थी, उस तक ये नाम जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता था जो बाहर से इन्वेडर्स थे उनके लिए। फ्रॉम अबाउट द ईयर 1000 इंग्लैंड लैंड ऑफ एंजल बिगिन टू टेक इट्स प्लेस। तो फिर तकरीबन 1000 साल के बाद इस जो सरजमीन थी उसको इंग्लैंड कहा जाने लगा। इंग्लैंड मीन्स के ये एंजल्स की ज़मीन है। द नेम इंग्लिश इज़ दस ओल्डर देन द नेम इंग्लैंड। अब जो नेम है इंग्लिश, जैसा कि आपको बताया था कि उन्होंने स्टार्टिंग से अपनी ज़बान को इंग्लिश कहना शुरू कर दिया था जो आम लोग थे। तो इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड से भी पुराना नाम है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वाई इंग्लैंड शुड हैव टेकन इट्स नेम फ्रॉम द एंगल्स, यानी कि ये कहना आसान नहीं है कि हो सकता है कि इंग्लैंड ने अपना नाम एंजल से लिया हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 47, टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश का टाइम पीरियड, कौन सी टाइम पीरियड में हम जो इंग्लिश बोली जाती थी हम उसको ओल्ड इंग्लिश बोलेंगे। इस टॉपिक के अंदर हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। द मेन डिवीजन्स, ठीक है, कि इंग्लिश को कौन कौन से डिवीजन्स में डिवाइड किया है, कि पॉसिबिलिटी ऑफ क्लियर कट डिवीजन, कि इसकी बिल्कुल वाज़ेह क्लियर कट डिवीजन्स कौन सी हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश, कि इंग्लिश की ओरिजिन और उसकी पोजीशन क्या है। सो देन इंग्लिश लैंग्वेज, आजकल की जो इंग्लिश लैंग्वेज है ना, जो आजकल बोली जाती है, दैट इज़ स्पोकन टुडे, द डायलेक्ट स्पोकन बाय द जर्मैनिक ट्राइब्स हु कैम टू इंग्लैंड, ठीक है। ये वाली इंग्लिश वो वाली इंग्लिश है जो जर्मैनिक ट्राइब्स, यानी कि जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स थे, जर्मैनिक ट्राइब्स, वो जो इंग्लिश अपने साथ लेकर आए थे वही इंग्लिश आज बोली जाती है, ठीक है। और वो ट्राइब्स ये थे जर्मैनिक ट्राइब्स, एंगल सैक्सन्स एंड जूट्स, ये तीनों ट्राइब्स को जर्मैनिक ट्राइब्स कहा जाता है। और ये इनकी जो लैंग्वेज थी बेसिकली वही लैंग्वेज इंग्लिश थी जो आज तक बोली जाती है, विद स्लाइट चेंजेस के साथ। अब इंग्लिश जो है वो एक इंडो यूरोपियन, अब उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बाय 700 द एंग्लो सेक्सन्स हैड ऑक्युपाइड मोस्ट ऑफ इंग्लैंड प्लस साउथर्न स्कॉटलैंड, यानी कि एंग्लो सेक्सन जो ट्राइब्स थे, यानी कि जर्मैनिक ट्राइब्स थे, उन्होंने जब इंग्लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया, ठीक है, तो उन्हें इंग्लैंड का बहुत सारा हिस्सा उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा कर दिया, और साउथर्न जो स्कॉटलैंड था उसके ऊपर भी उन्होंने कब्ज़ा किया। वेल्स रिमेंड अ ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड, वेल्स जो इलाका था उसके ऊपर ब्रिटिश जो थे उनका एक कंट्रोल था, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था। सो द अब इंग्लैंड में दो जो थे बहुत बड़े कबीले, क्या आप कह लें कि दो बहुत बड़ी जिसको कहते हैं मोनार्क्स वजूद में आए। एक थे एंग्लो सैक्सन्स और दूसरे ब्रिटन्स। सो एंग्लो सैक्सन्स थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मैनिक लैंग्वेज थी, जबकि जो ब्रिटन्स की लैंग्वेज थी दैट इज़ सेल्टिक लैंग्वेजेस। अब ब्रिटन्स वहाँ पर पहले से मौजूद थे। एंग्लो सैक्सन जर्मैनिक लैंग्वेजेस, जर्मैनिक ट्राइब्स थे जिन्होंने इंग्लैंड के ऊपर बाद में अटैक किया। टॉपिक नंबर टॉपिक नंबर 49, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश उठा के देखें तो उसमें कौन से तारीखी वाक़यात हुए, ठीक है। सो उसके आगे से कंटिन्यूशन हम पढ़ते हैं कि ओल्ड इंग्लिश में और इसके अलावा कौन से वाक़यात हुए। तो फेलियर ऑफ ओल्ड ब्रिटिश टू इन्फ्लुएंस ओल्ड इंग्लिश, यानी कि जो पहले जब वहाँ पर ओल्ड ब्रिटन्स रहते थे वो अपनी ओल्ड इंग्लिश को बचाने में बिल्कुल नाकामयाब रहे, यानी कि बचा नहीं सके, बल्कि जर्मैनिक ट्राइब यानी कि जो एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स हैं उनकी लैंग्वेज ने ओल्ड इंग्लिश की जगह ली। तो सो देयर लैंग्वेज क्वाइट पॉसिबली हैड नो प्रेस्टीज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ एंग्लो सैक्सन्स। तो जो एंग्लो सैक्सन्स जो कबीले थे उनकी ज़ुबान के मुकाबले में तो जो ओल्ड इंग्लिश थी, जो ब्रिटन्स की ओल्ड इंग्लिश थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। वट एवर देयर एग्जैक्ट ओरिजिन दीज ग्रुप्स वर इन एनी केस क्लोजली रिलेटेड इन लैंग्वेजेस एंड कल्चर। हालांकि ये जो थे एंग्लो सैक्सन्स थे और ओल्ड ब्रिटन्स थे, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड थे। थे और ओल्ड ब्रिटन्स थे, ये आपस में क्लोजली रिलेटेड थे इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी कि इनकी लैंग्वेज और कल्चर काफ़ी हद तक सिमिलर था। एंड इवेंचुअली केम टू रिकॉर्ड देमसेल्व्स एज वन पीपल। और बिल आखिर जब ये दोनों कबीले इंग्लैंड में आके जब इनकी अपने अपने मोनार्क जो हैं वो
जब एक साथ रहे तो इनकी लैंग्वेज आपस में इंटरचेंज हुई। सो फॉर एग्जांपल द वर्ड एंगल, अगर हम वर्ड उठा के देखें एंजल, तो एंजल्स केम टू बी अप्लाई टू ऑल द जर्मेनिक सेटलर्स इन ब्रिटेन। तो ये जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि वो जो बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे उनको वो एंजल्स के नाम से पुकारते थे, ठीक है। तो ये जो टर्म एंजल्स है ये सारे जर्मेनिक ट्राइब्स जितने भी सेटलर्स थे जर्मेनिक उनके लिए यूज़ होती थी। सो एंड द रिलेटेड एडजेक्टिव इंग्लिश was similarly applied to all these people and their languages, not just to the एंगल्स। यानी कि अब जो ये जो टर्म थी इंग्लिश, ये सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल नहीं हुई जो बाहर से आए थे, बल्कि हाँ सॉरी, ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुई जो बाहर से आए थे, ठीक है, सिर्फ एंगल्स के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पॉलिटिकल यूनियन एंड केम स्लोली, यानी कि जो उन लोगों के दरमियान जो सियासी इत्तेहाद था ना वो काफ़ी देर से हुआ। सो इन द अर्ली डेज में देर वाज अ मेडली ऑफ पेटी किंगडम्स, यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो बिल्कुल इंग्लैंड में स्मॉल किंगडम्स थी। सो एंड सम ऑफ देयर नेम्स आर प्रिजर्व्ड इन द मॉडर्न काउंटीज़, अगर हम देखें तो वही जो स्मॉल किंगडम्स थी उन्हीं के नेम के ऊपर जो है बाद में मुख्तलिफ काउंटीज़ रियासतों के नाम रखे गए, जैसे कि एसेक्स जो ईस्ट वाली किंगडम थी उसको एसेक्स कहा गया, मिडल किंगडम को मिडल सेक्स कहा गया, और साउथ सेक्शंस जो थी उसको ससेक्स कहा गया। नॉर्थ फोक ऑफ ईस्ट एंगल्स वाली जो किंगडम थी उसको नॉर्थ फोक, जो इसी तरह सब फोक जो है वो साउथ फोक ऑफ ईस्ट एंगल्स को कहा जाता था। नेक्स्ट जो है ना, अगर हम 7th सेंचुरी की बात करें तो 7th सेंचुरी में नॉर्थम्ब्रिया वाज वेरी पावरफुल एंड ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। नॉर्थम्ब्रिया जो था वो बहुत पावरफुल कंट्री था और एक जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ लर्निंग था, यानी कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना इल्म का एक मरकज़ था, तालीम का मरकज़ था। इन द 8th सेंचुरी में दिस लीडरशिप पास टू मर्शिया। तो अब 8th सेंचुरी में यही जो ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग जो है ना वो मर्शिया यानी कि दूसरी रियासत के पास आ गया, दूसरी किंगडम के पास आ गया। इन द 9th सेंचुरी में ये जो था ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग जो है ना वेसेक्स के पास आ गया। इट वाज द किंग ऑफ वेसेक्स लर्निंग जो है ना वेसेक्स के पास आ गया। इट वाज द किंग ऑफ वेसेक्स हु फाइनली यूनिफाइड द कंट्री। अब जो किंग ऑफ वेसेक्स था उसने इस पावर ऑफ लर्निंग के थ्रू अपने जो किंगडम की छोटी छोटी जो इलाके थे उनको इकट्ठा किया। अब 10th सेंचुरी में क्या हुआ, द यूनिटी ऑफ इंग्लैंड वॉज ड्यूरेबल, यानी कि वो सियासी तौर के ऊपर इकट्ठे होना शुरू हो गए। द किंग माइट बी डैनिश लाइक नट और हाफ इंग्लिश लाइक एडवर्ड द कन्फेसर, यानी कि और उन छोटे छोटे हितों ने इकट्ठे होकर अपनी सियासी तौर पर इकट्ठे होकर अपनी एक यूनियन बनाई, अपनी यूनिटी वाली किंगडम बनाई, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसका जो किंग था वो डैनिश था, ठीक है। उसके बाद कोई हाफ इंग्लिश किंग भी हो सकता था जैसे एडवर्ड द कन्फेसर आया। उसके बाद एक नॉर्मन फ्रेंच किंग आया जैसे विलियम द कंकरर, ठीक है, जिसने बहुत सारे इलाकों को फतह भी किया। नेक्स्ट टॉपिक इज़ राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अगर हम ओल्ड इंग्लिश के राइटिंग सिस्टम की बात करें तो क्रिश्चियनिटी एंड राइटिंग, यानी कि अगर हम क्रिश्चियन मज़हब को स्टडी करें और राइटिंग तो इनका आपस में क्या लिंक है। वी नो लिटिल अबाउट द एंग्लो सेक्सन आफ्टर देयर कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि एंग्लो सेक्सन जब स्टार्टिंग में आए थे कि देवर जर्मैनिक ट्राइब्स, ठीक है, उनका जो था वो मज़हब क्रिश्चियनिटी नहीं था, ठीक है। तो वो अब जब वो इंग्लैंड में आए तो वो कन्वर्ट हुए थे टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी विच इंट्रोड्यूस्ड देम टू द यूज़ ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट फॉर राइटिंग एक्सटेंसिव टेक्स्ट। ऑब्वियसली जब उस वक्त की जो बाइबल थी वो रोमन लैंग्वेज में थी, ठीक है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद उन्होंने रोमन अल्फ़ाबेट्स को सीखा, फिर उन्होंने उसी को अपने राइटिंग सिस्टम के अंदर वो लेकर आए। एल्सवेयर इन मिडीवल यूरोप, यानी कि अगर मिडीवल यूरोप की बात करें हम जिसको मगरब वस्ता कहा जाता है, राइटिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ क्लैरिक्स। तो जो वहाँ के जो पादरी होते थे, क्लैरिक्स होते थे, उनके हाथ में थी राइटिंग भी और तालीम भी और ज़ुबान भी। सो वी लर्न लिटल अबाउट द वेज ऑफ हेल्थन इंग्लिश फ्राम देयर राइटिंग्स। तो अगर हम मिडीवल यूरोप की बात करें तो हमें उनकी राइटिंग्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जो उनकी हीदन इंग्लिश थी। उसकी रीज़न ये थी कि लैंग्वेज जो थी वो क्लैरिक्स यानी कि पादरियों के पास, यानी कि उनके पास तालीम और सब कुछ था, आम लोगों के पास नहीं था। सो सम एविडेंस ऑफ प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हैज़ हाउएवर रिमेन्ड फॉसिलाइज्ड इन द लैंग्वेज। अगर आप प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशंस को देखें तो प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो हैं वो कहीं जिसको कहते हैं ना फॉसिलाइज्ड, गुम हो गई थी तारीख़ में, वो हमें क्लियर तौर पे उनका एविडेंस नहीं मिलता।
सिमिलरली इफ़ यू टॉक अबाउट प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशन यानी कि क्रिश्चियनिटी प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशन वहाँ पे क्या रवायात थी क्रिश्चियनिटी से पहले, सो द हीदन गॉड्स पे उनका एविडेंस नहीं मिलता। प्री क्रिश्चियन ट्रेडिशन वहाँ पे क्या रवायात थी क्रिश्चियनिटी से पहले, सो द हीदन गॉड्स लाइक टिव वुडन थनर, थनर कहा जाता है थंडर को कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्कैंडेवियन थॉट, यानी कि वो वहाँ पे एक जिसको कहते हैं यानी कि गॉड और गॉडेस का सिस्टम था। क्रिश्चियनिटी का नहीं था, तो क्रिश्चियनिटी से पहले वहाँ पे गॉड और गॉडेस हुआ करते थे, जैसे टिव वुडन यानी कि थंडर यानी कि वो थंडर जो बिजली चमकती कभी उसको वो उन्होंने उसको गॉड बनाया हुआ था, वुड्स को गॉड बनाया हुआ था। सो एंड फ्रिग हैव गिवन देयर नेम्स टू ट्यूसडे, Wednesday, Thursday, and Friday. But these names are translations of the Latin Martis dies, day of Mars, Mercury's dies, day of Mercury, Ivius dies, day of Jove, and Veneris dies, day of Venus। यानी कि उनके गॉड, फिर उनका ये भी था कि जिस दिन उनके गॉड्स जो हैं वो मतलब वो जिस दिन उनकी जब डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो उस दिन के नाम पे उन्होंने दिनों के नाम रखे हुए थे, ठीक है। एंड ये जो राइटर था उस वक्त का फ्रिग, उसने ये नाम दिए थे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और फिर उनको लाइक जिस दिन उनका जो गॉड जिसकी डेथ हुई थी, जैसे मार्टिस डाइज, डे ऑफ मार्स, उसको उन्होंने मंडे का नाम दिया। इसी तरह मर्क्यूरिस डाइज, डे ऑफ मर्सी। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने जो गॉड्स की जो डेज ऑफ डेथ थे तो उसके नाम पे उन्होंने डेज के नेम्स रखे हुए थे। द गॉडेस ईस्टायर हैज़ प्रॉब्ली गिवन हर नेम टू द क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर। अच्छा, अब वहाँ पे जो गॉडेस, एक गॉडेस था उनका जिसका नाम था ईस्टर, और बाद में इसी के नाम पे जो क्रिश्चियंस जो अपना एक त्यौहार मनाते हैं ईस्टर का, ठीक है, उसके नाम पे क्रिश्चियनिटी में उस त्यौहार का नाम ईस्टर रखा गया। अगर हम पैगन डाइटीज़ की बात करें यानी कि जो इररिलीजियस लोग थे, इथीस्ट जो थे, ठीक है, उनके अगर हम बात करें, उनके गॉड्स की बात करें, तो नेम्ड इन द डेज ऑफ द वीक आर आल्सो कमेमोरेटेड इन प्लेस नेम सच एज ट्यूसले, वेंसबरी एंड थंडरफील्ड। तो अगर हम उनके उनके उसकी बात करें, अगर उनकी जो सिटीज़ थे उनकी अगर हम बात करें, तो एट द सेम टाइम हम मज़हब में इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो पेगन कल्ट साइट्स आर अटेस्टेड बाय प्लेस नेम्स, ठीक है। उनके ग्रुप्स के नाम जो थे वो जगहों के मुख्तलिफ इलाकों के जगहों के ऊपर रखे हुए थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हैरो ग्रुप था या हैरो कल्ट था, ठीक है, और हर टेम्पल, वो एक जो वहाँ पे जो उनका मंदिर था उसके नाम पे उनको हैरो कल्ट कहा जाता था। इसी तरह वाई इन कैंट ओई विक आइडल शराइन, अब वहाँ पे जो एक आइडल, एक बहुत ही जिसको कहा जाए कि वो कहते थे कि यहाँ पे एक बहुत होली चश्मा है, या एक जिसको कहते हैं जैसे वो हिंदुज़म में एक गंगा जो तो वो है नदी है, तो इस तरह वहाँ पे एक आइडल श्राइन हुआ करता, तो उसके नाम पे उसको उनको जो एक ग्रुप था पेगन कल्ट का, उसको कैंट कहा जाता था। द कन्वर्जन ऑफ द इंग्लिश टू क्रिश्चियनिटी बिगेन इन अबाउट द ईयर 600 एंड टुक अ सेंचुरी टू कंप्लीट। अब जब यही जो इररिलीजियस ग्रुप्स थे, जब ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, तो इस कन्वर्ट होते होते उन्हें 600 साल लग गए, ठीक है। तो तकरीबन 600 साल के अरसे में लगा और लोगों को वहाँ पे क्रिश्चियनिटी को फैलते फैलते और एक्सेप्ट करते करते इट वाज कैरिड आउट फ्रॉम टू डायरेक्शन, ठीक है। अब ये क्रिश्चियनिटी जो थी वो दो डायरेक्शन से वहाँ पर आई, दो यानी कि एक तो वहाँ पर जो सेल्टिक चर्च था, जो सेल्टिक पीपल का चर्च था, ठीक है, जो पेनिट्रेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में दाखिल हुए थे, इन द रोमन चर्च फ्रॉम द साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में रोमन चर्च था जिसके थ्रू क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड में आई। विद क्रिश्चियनिटी कैम द लैटिन मॉडल ऑफ राइटिंग। जब मुल्क में क्रिश्चियनिटी आई, ईसाइयत आई, तो ईसाइयत जितने भी बाइबल राइटिंग्स थी वो सब लैटिन ज़बान में थी, तो क्रिश्चियनिटी के साथ आते ही वहाँ पे एक लैटिन मॉडल ऑफ राइटिंग भी वजूद में आया। द इंग्लिश ऑलरेडी हैड वन फॉर्म ऑफ राइटिंग, इंग्लिश जो थी उसकी पहले से एक वन फॉर्म ऑफ राइटिंग थी जिसको रियून्स कहा जाता था। बट दीज वर यूज ओनली फॉर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन, यानी कि कुछ छोटे छोटी इंस्क्रिप्शन थी उसको उनको लिखने के लिए इंग्लिश इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। जबकि जो बड़ी वाली बुक्स थी ऑफिशियल बुक्स, उनको लिखने के लिए लैटिन यूज़ की जाती थी। नॉट फॉर टेक्स्ट ऑफ एनी लाइक रियून्स हैड बीन यूज बाय द जर्मैनिक पीपल्स फ्रॉम एटलीस्ट द 3rd century AD। अब रियून जो राइटिंग थी जो वहाँ पर लैटिन से पहले थी,
उसको जर्मैनिक पीपल जो है वो यूज़ करते आए थे 3री सदी ईस्वी से फॉर कार्विंग और स्क्रैचिंग इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स मेटल वर्क्स और वुड, यानी कि वो इस जो लिखनी होती थी पत्थरों के ऊपर या कोई धात के ऊपर कोई लिखना होता था लकड़ियों के ऊपर, तो उस छोटी छोटी राइटिंग्स के लिए वो जर्मैनिक पीपल जो है ना वो र्यून्स जो एक वे ऑफ राइटिंग था उसको यूज़ करते थे। द वर्ड बुक, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि द वर्ड बुक कहाँ से है। द वर्ड बुक ओयबोच ओरिजिनली मीन बीच, यानी कि ये जो वर्ड है बुक, अगर हम इसकी उस ज़माने की इसकी ट्रांसलेशन उठा के देखें तो ये है ओयबोक, ठीक है। और इसका मतलब है बीच। वाइल इट इज़ क्लियर दैट द ओय वर्ब रिटन कुड मीन बोथ राइट एंड स्क्रैच, और इसका मतलब है कि लिखना और स्क्रैच यानी कि खुरच कर लिखना। द वर्ड र्यून ओयरन also mean also meant mystery, secret, and some inscriptions were perhaps thought to have magical power, यानी कि ये जो वर्ड था ओयरन या रियून जो हमने जैसे पढ़ा है कि वे ऑफ राइटिंग था, वो किसके लिए यूज़ होता था। एक इसके ये यूज़ होता था मिस्ट्री के मायने में, ठीक है। एक सीक्रेट यानी कि कुछ राज और कुछ अजीब चीज़ों के बारे में उस मीनिंग में यूज़ होता था, ठीक है। तो ये कहा जाता था कि रियून वे ऑफ राइटिंग में जो भी इंस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें लिखी गई थी उनके उनके अंदर कुछ जादुई ताकतें थी। तो अभी रियूनिक अल्फ़ाबेट्स कौन से थे। क्लियर सिमिलरिटीज़ विद ग्रीक एंड इटालिक एंड द रोमन अल्फ़ाबेट, यानी कि जो रियूनिक अल्फ़ाबेट यूज़ किए जाते थे जो कि मिस्ट्री वर्ड्स थे, सीक्रेट वर्ड्स थे, ठीक है, वो किससे मिलते जुलते थे। ग्रीक लैंग्वेज से मिलते जुलते थे, इटालिक लैंग्वेज से मिलते जुलते थे, एंड रोमन अल्फ़ाबेट्स के साथ भी उनकी काफ़ी मुमासलत थी। अगर हम र्यूनिक इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ें, ठीक है, तो र्यून्स हैव एक्वायर्ड डिसाइडेडली रेगुलर फॉर्म, उनकी आम रेगुलर फॉर्म थी। द बेस्ट नॉन इंस्क्रिप्शंस आर द स्कैंडेवियन वंस, अगर स्कैंडेवियन लैंग्वेज को उठा के देखें तो उसमें र्यूनिक इंस्क्रिप्शंस की बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हमें मिलती है। द अर्लीस्ट इंग्लिश इंस्क्रिप्शंस यूज जर्मैनिक अल्फ़ाबेट, जो सबसे इब्तदाई इंग्लिश थी, ठीक है, तो वो जर्मैनिक अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते थे। अब ये जो वर्ड है फोपॉर्क, अब ये अगर देखा जाए तो ये वर्ड तो फोथॉर्क है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है फोपॉर्क। In English language, a distinctive form of the Runic alphabet developed from its first 6 letter in the 7th century। तो ये जो वर्ड है फिफोरिक, तो ये जो वर्ड है ये जो 7th सेंचुरी में इसको बनाया गया, और ये रियोनिक लैंग्वेज के फर्स्ट 6 लेटर्स को मिलाकर ये वर्ड लिखा गया है। अब जो क्लैरिक्स थे इंट्रोड्यूस्ड राइटिंग टू इंग्लैंड, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो क्लैरिक्स थे, पादरी थे, उन्होंने इंग्लैंड के अंदर राइटिंग को इंट्रोड्यूस करवाए थे। द यूज अ वर्जन ऑफ द लैटिन अल्फ़ाबेट, तो वो इब्तदाई तौर पे लैटिन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते थे। द यूज अ सिंबल, ये जो सिंबल है पा, इसको वाइन कहा जाता था, टू रिप्रेजेंट द ओई फनीम, यानी कि जो फनीम है ये डब्ल्यू जो फनीम है इसकी साउंड है वा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये इस सिंबल को इस्तेमाल करते थे। इन मॉडर्न एडिशंस ऑफ ओई टेक्स्ट इट इज़ कस्टमरी टू गिव द लैटिन लेटर्स देयर मॉडर्न फॉर्म, तो ये जो मॉडर्न अगर एडिशंस में उठा के देखें तो ये बात एक यानी कि ये कस्टमरी थी, यानी कि वहाँ पे एक रूल था कि जो लैटिन लेटर्स हैं उनको मॉडर्न फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये जो फ़नीम था हुआ, तो इंस्टेड ऑफ वाइन and to use special symbols only for some of the letters that represent a departure from the Latin alphabet, ठीक है। तो इसको स्पेसिफिकली उन लेटर्स उन वर्ड्स में यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो लैटिन लैंग्वेज को शो करने के लिए यूज़ होते थे। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन मॉडर्न एडिशंस टू मार्क लॉन्ग वॉल्स बाय पुटिंग अ मैक्रोन, यानी कि शॉर्ट हॉरिजेंटल लाइन थी ओवर देम, यानी कि जैसे लॉन्ग वॉल को अगर हम देखें तो उनके ऊपर एक शॉर्ट हॉरिजेंटल लाइन होती है जो यही शो करती है कि ये लॉन्ग वॉल्स हैं। तो वाइल लीविंग द शॉर्ट वॉल्स अनमार्क, जबकि जो शॉर्ट वॉल्स हैं उनको अनमार्क छोड़ा जाता है, उनके ऊपर कोई लाइन नहीं होती। द ओरिजिनल ओई मैन्युस्क्रिप्ट्स डू नॉट मार्क वॉल लेंथ, जो पुरानी जो हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज,
या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास आती है जो कि रियूनिक मैन्युस्क्रिप्ट था, उसमें ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होती थी टू शो लॉन्ग वॉल्स और शॉर्ट वॉल्स। Thank you so much for watching my channel. Kindly subscribe, like, share and comment. Thank you so much for watching.